प्रयास, यही लोकतंत्र का मूल भाव भी है और यही जोड़ने का एक आधार भी है। आरएसएस के मोहन भागवत जी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को डर के रहने की ज़रूरत नहीं है, इस्लाम को यहाँ कोई थ्रेट भी नहीं है, मगर उनको अपना एटीट्यूड थोड़ा बदलना पड़ेगा। हम बड़े हैं, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना चाहते हैं, ये छोड़ना पड़ेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, माननीय सरसंघ चालक जी ने जो बात कही है एकदम सही परिप्रेक्ष्य में कही है। हमें तो भारतीय दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा। अगर हम भारतीय सब हर नागरिक को जाति मत और मजहब से ऊपर उठ करके पहले अपने को एक भारतीय नागरिक मानना पड़ेगा अपने आप को। और भारत का दृष्टिकोण भी यही कहता है कि ये मेरा है, ये पराया है। ये तो छोटी बुद्धि के लोग करते हैं। विराट सोच वालों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है। तो सबको एक समग्र दृष्टि से देखने का प्रयास अगर हम करेंगे तो कहीं कोई विवाद ही नहीं होगा। जी योगी जी, आप उत्तराखंड से आते हैं, आप उस प्रदेश से जुड़े हुए भी हैं। आप ये जोशी मठ को कैसे देखते हैं? क्या केदारनाथ बद्रीनाथ में लोग दर्शन करने जाते हैं, भीड़ बहुत आती है, तो क्या वहाँ पे जो रोड बनाने में, डैम्स बनाने में, इन सब चीज़ों को बनाने में क्या हम अपने पहाड़ों को कमज़ोर कर रहे हैं? क्या हल देखते हैं इसका आप आगे? देखिए, केंद्र और राज्य शासन वहाँ के लिए अपनी कार्य योजना बनाई है और उसको प्रभावी ढंग से लागू भी कर रही है। मुझे इधर जोशीमठ जाने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन हम लोगों को स्वयं भी, जो सभी लोगों को इस बारे में देखना होगा कि डेवलपमेंट कहीं हो, पहाड़ में हो या मैदान में हो, अनियोजित और अवैज्ञानिक जब भी होगा तो उसके दुष्परिणाम से कोई वंचित नहीं रहेगा। हम लोग बहुत बार देखते हैं नदी के कैचमेंट एरिया में बहुत सारे लोग बस जाते हैं जी, लेकिन नदी तो अपना रुख कभी ना कभी बदलेगी। तो सबसे ज़्यादा जनहानि और धनहानि उस समय होती है जब कैचमेंट एरिया में विकराल रूप नदी का देखने को मिलता है। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ जब भी होगा तो उसके दुष्परिणामों से मानवता अपने को अलग नहीं कर सकती है। जी। एक और विवाद हाल में जो चल रहा है, उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री ने कोलिजियम सिस्टम जो जजेस की नियुक्ति के लिए होता है उसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की बात करी है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें माननीय कानून मंत्री और महामहिम उपराष्ट्रपति जी का बयान स्पष्ट आ चुका है। मुझे लगता है कि मुझे बीच में बोलने की कोई आवश्यकता है भी नहीं और मेरे वक्तव्य को बीच में डालने की कोई मतलब भी नहीं होता इस प्रकार के मामलों में। अब पिछले 5-6 सालों में जो है 370 भी, आपके जो कुछ मुद्दे थे, राम जन्मभूमि का मुद्दा था, 370, ये सब हो चुका है। अब एक बड़ा मुद्दा जो बचा है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। तो इसका अगले कुछ सालों में आप कैसे देखते हैं कि इसका रोड अहेड क्या है इसके लिए? देखिए, उसमें कॉमन सिविल कोड, इस संबंध में अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा अपने अपने यहाँ कमेटियां गठित की गई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए हमारा लॉ कमीशन इसको देख रहा है। उसकी सिफारिश जब शासन को आएगी सरकार उस पर जरूर विचार करेगी, लेकिन अभी तो उनको उस पर सभी पक्षों को लेकर के, सभी चीज़ों को लेकर के लोग अभी विचार करेंगे उस पर। तो उसी के बाद कुछ होगा यहाँ? हाँ, जो भी निर्णय लेना होगा उसके बाद फिर निर्णय करेंगे। योगी जी, आप राम जन्मभूमि आंदोलन से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि इस बार मुलायम सिंह यादव जी को, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को जो पद्म विभूषण दिया गया, कार सेवकों पे 1990 में उन्होंने गोली चलाने के आदेश वगैरह दिए थे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में उसके सकारात्मक पक्ष भी होंगे, कुछ नकारात्मक पक्ष भी होंगे। लोक सेवा में एक लंबे कालखंड तक उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन इस समाजवादी पार्टी के लिए एक अवसर था
कि जब वो प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की डिक्शनरी में कहीं कृतज्ञता शब्द है ही नहीं, धन्यवाद शब्द है ही नहीं। और वो इस प्रकार के सम्मान को बचा भी नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं बचा पाएंगे क्योंकि जिन लोगों ने नेताजी को कभी अब सम्मान दिया ही नहीं, तो वे लोग तो टिप्पणी करेंगे ही करेंगे। लोग कहते हैं कि इसमें आप लोगों की भी यादव वोट बैंक पर नजर है, इसमें देखिए, राजनीति का